हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 14वां है। यहां पर हम महासागरीय जल संचलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, महासागरीय जल संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। महासागरीय जल में गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महासागरीय जल स्थिर ना होकर गतिमान है, यानी महासागरीय जल स्थिर नहीं है बल्कि ये गतिमान है। तो यहां पर ये गतिमान क्यों है? तो गतिमान होने के पीछे इसमें केवल बाह्य बल ही नहीं है बल्कि इसकी भौतिक विशेषताएं भी हैं। भौतिक विशेषताओं में तापमान, खारापन, घनत्व और वहीं बाह्य बलों में आपका सूर्य, चंद्रमा और वायु शामिल है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहां पर महासागरीय जल की गतिशीलता में केवल बाह्य बलों का योगदान नहीं है बल्कि इसकी भौतिक विशेषताओं का भी योगदान है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। महासागरीय जल में क्षैतिज का मतलब क्या है? इस तरह का जो पोर्शन है, इस तरह की जो गति होती है क्षैतिज होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत, ऊपर की तरफ। मान लीजिए जल एकदम ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ऊर्ध्वाधर बोला जाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं और लहरें जो होती हैं वो क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं, वहीं जो ज्वार भाटा होता है वो ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है अब आपका, महासागरीय धाराओं व लहरों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति हैं। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है। देखिए, बात करें महासागरीय धाराओं की या फिर लहरों की, ये दोनों ही क्षैतिज गति से संबंधित हैं। तो महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, वहीं तरंगें जो हैं जल की क्षैतिज गति हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब यहां पर डिफरेंस क्या है धाराओं में और लहरों में? धाराओं में जो है जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है। तरंगें वास्तव में ऊर्जा है, ये जल नहीं है, वास्तव में ऊर्जा है जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। तरंगों में जल जो है, जल के जो कण हैं वो छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है ये आपका गलत है। यहां पर लिखा हुआ है सूर्यातप जल को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये गलत है। देखिए, वायु जो है, वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है और इससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं और ऊर्जा जो है वो तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तो यहां पर आपका एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक और दो। तीसरा प्रश्न है आपका, तरंगों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी यहां पर कोई ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु, शिखर एवं गर्त, दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी तरंग दैर्ध्य, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल तरंग आयाम। देखिए, आपका पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है। तरंग शिखर और गर्त, तरंग के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को शिखर और गर्त कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म सही है। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य जो है ये दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। दो लगातार शिखर बन जाए ऐसे करके, ठीक है, इनके बीच की ऐसी क्षैतिज दूरी और ये आपकी या फिर गर्त बन जाए, यानी एक गर्त ये बन गया, एक ये बन गया, या फिर इन गर्तों के बीच की दूरी, तो ये आपका तरंग दैर्ध्य है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला है कि एक निश्चित समयांतराल, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल तरंग आयाम। देखिए, ये गलत है। ये तरंग काल बोला जाता है, ना कि आयाम। इसे तरंग काल कहते हैं।
वहीं तरंग आयाम जो होता है वो तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। मान लीजिए ये तरंग की ऊंचाई है तो तरंग आयाम जो होगा इसका हाफ होगा। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत है, ये तरंग आयाम नहीं है बल्कि तरंग काल की विशेषता है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो केवल थर्ड वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का सी, केवल थर्ड। चौथा प्रश्न है अब आपका, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण महासागरीय जल में उत्पन्न होने वाली गति को क्या कहते हैं? महोर्मी, ज्वार भाटा, उर्मिकाएं, तरंग। देखिए जलवायु संबंधी प्रभावों जिसमें आपके वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन भी शामिल है, इसकी वजह से जल की गति जो होती है उसको महोर्मी कहा जाता है। और महोर्मी जो है, महोर्मी में क्या है, ये भी एक ज्वार भाटा की तरह ही होता है। हालांकि महोर्मी जो होते हैं वो वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होते हैं, यानी ये नियमित नहीं होते हैं, जबकि ज्वार भाटा जो होते हैं नियमित होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, समुद्र जल में उठने वाले ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति किन बलों के कारण होती है? ये आपको बताना है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल या अपकेंद्रीय बल। देखिए जो आपका ज्वार भाटा है तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है वो एक तो आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, यहां पर कोरियोलिस बल की भूमिका इसमें नहीं होती है बल्कि अपकेंद्रीय बल की होती है। अपकेंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आपने आपके घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है, इस वॉशिंग मशीन में आप जो कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के बाद उसमें जो सुखाते हैं, तो उसमें जो सुखाने वाला जो रोटर होता है उसके अंदर जो बल बनता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। और अपकेंद्रीय बल से क्या होता है, आपके कपड़े में से जो पानी की बूंदें हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो ये आपका अपकेंद्रीय बल का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो यहां पर आपकी पृथ्वी पर भी, जब पृथ्वी रोटेट करती है अपने अक्ष पर, तो इसी वजह से यहां पर भी जल होता है वो भी अपकेंद्रीय बल की वजह से थोड़ा सा बाहर जाने का प्रयास करता है। तो वही बल जो आपके है ये ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति में योगदान देता है। तो यहां पर आपका 1, 2 और 4 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5 में का सी, केवल 1, 2 और 4। छठवां प्रश्न है आपका, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है? खंबात की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी में, कारपेंटिया की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा का नवा स्कोशिया, इसमें स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी। खंबात की खाड़ी आपकी भारत में पड़ती है, बिस्के की खाड़ी फ्रांस में पड़ती है, कारपेंटिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो आपका जो आंसर है वो है 6 का बी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? ज्वार, धाराएं, तरंग या ऊपर में से कोई नहीं। यह प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। महासागरीय जल की ऊपर और नीचे की जो गति होती है, यानी ऊर्ध्वाधर जो गति होती है, यह ज्वार से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का ए वाला। आठवां प्रश्न है, यह भी आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। समुद्री सतहों पर बृहद ज्वार आने का क्या कारण है, यह आपको बताना है। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, समुद्री तटरेखा का दंतुरित होना, सूर्य एवं चंद्रमा का एक दूसरे के समकोण पर होना। देखिए जब आपकी पृथ्वी, अर्थ, मून और सन ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो यहां पर एक बृहद ज्वार भाटा आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसकी वजह से समुद्र में बृहद ज्वार भाटा आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, ज्वार भाटा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। यहां पर कोई एक गलत है तो आपको बताना है। पहला है, जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तटों के पास ज्वारनद और खाड़ियों की आकृतियां ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित नहीं करती हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है और यहां अपकेंद्रीय बल प्रभावित या प्रभावशाली होता है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले आते हैं।
तो यहां पर आपका ए वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो है ये गलत है। तटों के पास ज्वार नद या जो खाड़ियों की आकृतियां हैं तो ये ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती हैं, यानी ये ज्वार नद मुख हैं या जो खाड़ियों की जो भी आकृतियां हैं, जिस तरह की खाड़ी है, बड़ी है या छोटी है, तो वो भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती है। यहां पे लिखा हुआ है नहीं करती है, जो कि गलत है। बी वाला आपका गलत है। सी वाला आपका बिल्कुल सही है कि जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारी धारा कहते हैं। तो सी वाला आपका सही है। आपका डी वाला जो है, डी वाले को समझने का प्रयास कीजिए। ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, मून है, चंद्रमा है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम, यानी इस तरफ तो जो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, यहां पर जो जल होगा इसमें उभार बनेगा, लेकिन इस साइड में गुरुत्वाकर्षण कम होगा और इस साइड में जो बल लगेगा वो आपका अपकेंद्रीय बल लगेगा। यानी यहां पर जो ज्वार आएगा, ज्वार भाटा जो आएगा अपोजिट साइड में, तो यहां पर जो ज्वार भाटा आएगा वो अपकेंद्रीय बल की वजह से आएगा। तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर आपका जो गलत आंसर है वो है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। पहला है, बृहद ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होता है। किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वारी चक्र होता है यदि वहां प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या एक निम्न ज्वार होता है। निम्न ज्वार एवं उच्च ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है बहाव कहलाता है। देखिए, बात करें बृहद ज्वार भाटा की, तो जब तीनों, यानी जब आपकी अर्थ, मून और सन, लिख दे रहा हूं, ई से अर्थ, एम से मून और ये सन, ये तीनों ही एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आपका क्या आता है, तब बृहद ज्वार भाटा आता है। और बृहद ज्वार भाटा आपके महीने में 2 बार उत्पन्न होता है, एक पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। तो आपका पहला वाला यहां पर बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं यहां पर दैनिक ज्वारी चक्र की। देखिए, दैनिक ज्वारी चक्र में क्या होता है, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या एक निम्न। प्रत्येक चंद्र दिवस में नहीं, बल्कि डेली एक उच्च आएगा और एक निम्न आएगा, और उच्च और निम्न की जो ऊंचाई होगी वो सेम होगी, उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत है। आपका थर्ड वाला है ये भी गलत है। यहां पे बोला गया है निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का जो समय है जब जल स्तर गिरता है ये बहाव कहलाता है। देखिए, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो उसे बहाव नहीं बल्कि उसे भाटा कहा जाता है। बहाव कैसे कहते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता नहीं है बल्कि उठ जाता है तो उस समय उस प्रक्रिया को बहाव कहा जाता है। तो यहां पर क्योंकि जल स्तर गिर रहा है तो इसलिए इसको भाटा बोला जाएगा। यहां पर आपका तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है 10 का डी, केवल एक। 11वां प्रश्न है आपका, आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। पहला है अर्ध दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। दैनिक ज्वार, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए, आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा में आपके 3 प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं। एक आपका अर्ध दैनिक, दैनिक और मिश्रित। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा की बात करें तो ये सबसे सामान्य ज्वारी प्रक्रिया होती है और इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। तो आपका पहला वाला गलत है, क्योंकि यहां पर प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न बताया गया है। नहीं, यहां पर 2 उच्च आएंगे और यहां पर 2 ही निम्न ज्वार आएंगे और दोनों समान ऊंचाई के होंगे। सेकंड वाला आपका गलत है। दैनिक ज्वार के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। दैनिक ज्वार में क्या होता है, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और केवल एक निम्न आता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, क्योंकि यहां पर आपकी अर्ध दैनिक की जो विशेषताएं हैं वो आपके दैनिक में लिख दी गई हैं और दैनिक की विशेषता फर्स्ट में लिख दी गई है। तो इस वजह से आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है। तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। मिश्रित ज्वार क्या होता है, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। और मिश्रित ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों में उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का सी, केवल थर्ड। 12वां प्रश्न है आपका,
पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? अपसौर, उपसौर, उपभू, अपभू। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो यहां पर उपभू की स्थिति बनती है, यानी उपभू की कंडीशन में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है और ऐसी स्थिति में यहां पर उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। असामान्य रूप से यहां पर उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। अपभू की कंडीशन कब बनती है? 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस समय की सिचुएशन अपभू वाली होती है, यानी न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी वाली सिचुएशन को उपभू और ज्यादा दूरी वाली सिचुएशन को अपभू कहा जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो हाँ, यहां पर आपका सही आंसर है 12 का सी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? जनवरी, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उपसौर की स्थिति होती है और उपसौर की स्थिति प्रत्येक 3 जनवरी को होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर 13 का ए वाला। और अपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है ये अधिकतम होती है तो अपसौर की स्थिति क्रिएट होती है। अपसौर की स्थिति हर साल 4 जुलाई को क्रिएट होती है। तो यहां पर पृथ्वी की उपसौर की स्थिति जनवरी माह में 3 तारीख को बनती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, ज्वार भाटा के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? ज्वार भाटा नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार होते हैं। ज्वार भाटा तलछटों की गाद निकालने में मदद करते हैं। ज्वार भाटे का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह नौ संचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ज्वार भाटे की वजह से क्या होता है, जो भी तलछटों में गाद वगैरह या सिल्ट वगैरह जमा हो जाती है, जब हाई टाइड आता है तो वो गाद ऊपर की ओर आ जाती है और बाहर की तरफ बहाव के रूप में निकल जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। इसके अलावा ज्वार भाटे का जो इस्तेमाल है ये विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, खासकर कनाडा में, फ्रांस में, रूस में, चीन में और भारत में भी इस दिशा में काम हो रहा है। संभवतः कुछ सालों में आपकी खंबात की खाड़ी और कच्छ की जो खाड़ी है ये इसके लिए आदर्श दशाएं हैं। यहाँ पर आपकी विद्युत जो ज्वार भाटा है इससे विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अपार संभावनाएं हैं। तो भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। तो आपका तीसरा वाला भी सही है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का डी, यानी उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में बोला गया है विषुववृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। कारण सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। देखिए आपका कथन बिल्कुल सही है। विषुववृत्त के पास जो महासागरीय जल है ये ऊपरी जो मध्य अक्षांश है इनकी तुलना में हल्का सा ऊंचा होता है, यानी 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसका रीजन ये है कि विषुववृत्त पर साल भर सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जल गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से जल में प्रसार होता है, यानी जल फैलता है और फैलने की वजह से यहाँ पर आपको हल्की सी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करते हैं? वायु, सौर ऊर्जा, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं और ये निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। बात करें महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो इनमें आपका सौर ऊर्जा आ जाती है। सौर ऊर्जा से जल गर्म होता है तो सौर ऊर्जा है, वायु है, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल है और कोरियोलिस बल है। अभिकेंद्री बल इसमें नहीं आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का बी, केवल 1, 2, 4 और 5। 17वां प्रश्न है आपका, महासागरीय जलधाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है और बताना है। पहला है, निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। देखिए बात करें
ठंडी जलधाराओं की, तो ठंडी जलधाराएं जो हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, यानी जो आपके निम्न और मध्य अक्षांश होते हैं, तो ठंडी जलधाराएं निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। वहीं उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांश हैं वहां पर ये जलधाराएं पूर्वी तटों पर बहती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। गर्म जलधाराओं की बात करें तो निम्न और मध्य अक्षांशों में जो आपकी गर्म जलधाराएं हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। वहीं उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं जो गर्म वाली हैं ये उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं, यानी इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, तो आपका सही आंसर है 17 का डी, 1, 2 और 3। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, फॉकलैंड धारा, बेंगुला धारा। तो इसके लिए हम लोग इसका जो मैप है वो देख लेते हैं, कौन सी धारा कहां कहां बह रही है। तो ये आपके सामने गल्फ स्ट्रीम की धारा है, यानी कि यूएसए के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम की धारा एक गर्म धारा है, और गर्म धारा को एरो के द्वारा, सिंगल जो आपका एरो चल रहा है इससे, और शीत धाराओं को डॉट डॉट वाले एरो से। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है। कनारी धारा जो है ये अफ्रीका के, यानी जो आपकी पश्चिमी अफ्रीका है इसके पश्चिम में स्थित है, इसी की वजह से यहां पर आपका सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। बेंगुला धारा आपकी जो है ये आपके साउथ अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है। फॉकलैंड धारा आपकी जो आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है, और ये भी आपकी ठंडी जलधारा है, यानी ये तीनों सीसी लिख दे रहा हूं, सीसी का मतलब कोल्ड, ठीक है, ये कोल्ड है, और ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम वाली है ये हॉट है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा, यानी इनमें गर्म कौन सी है, तो गर्म आपकी यहां पर गल्फ स्ट्रीम वाली धारा है, बाद बाकी ये तीनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का ए, केवल एक। 19वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और कौन से महाद्वीप में है ये, यानी जलधारा एक तरफ और एक तरफ महासागर है, यानी कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम वाली, तो गल्फ स्ट्रीम अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये आपकी क्या है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ती है। तो यहां पर ए का हो जाएगा थर्ड वाला, यानी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ती है धारा। अब अगली वाली है, अब आपकी बात कर लेते हैं हम्बोल्ट धारा की। तो हम्बोल्ट धारा जो है ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, यानी हम्बोल्ट धारा ये है, ये पेरू के साइड में ये वाली, ये हम्बोल्ट धारा ये प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है ये, ठीक है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर वाला रीजन है। तो हम्बोल्ट धारा आपने देख ली। अगली वाली जो धारा है आपकी फॉकलैंड धारा, तो फॉकलैंड धारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, इसके बारे में भी अभी आपने देखा, यानी ये वाली जो धारा है फॉकलैंड ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चल रही है। अगली वाली जो धारा है आपकी ये वाली दक्षिणी विस्वती धारा, ये आपकी हिंद महासागर में बहती है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है 19 का सी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का सी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में बोला गया है जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं। कारण गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए यहां पर आपका कथन तो सही है, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं जिस जगह मिलती हैं वो संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं, लेकिन इसका रीजन जो है वो दूसरा है। क्योंकि जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन में की बढ़ोतरी में सहायक होती है, और प्लैंकटन जो है ये मछलियों का भोजन होता है, और इसी वजह से संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहीं पर संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र भी हैं। तो यहां पर आपका कथन सही है, कारण गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 का सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।